रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फ़ारूक। आज हम ब्लॉक 1 यूनिट 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका आज का मौजू है द रीडिंग प्रोसेस, यानी पढ़ने का अमल। आज के हमारे साख्त जो है, इस यूनिट का साख्त कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर थोड़ा वार्म अप करेंगे। उसके बाद हम जदीद क्लास रूम का माहौल, एक जायजा, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ने की महारत को फरोग देना, पढ़ने की तकनीकों की तरजीह बंदी करना, तैयारी की मशक़ें पढ़ना, पढ़ने का अमल, पढ़ने के अमल का पहला मरहला यानी इब्तिदाई पढ़ना, जिसको हम बिगिनिंग एलिमेंट्री रीडिंग कहते हैं, या पढ़ने के अमल का दूसरा मरहला जिसको हम इंटरमीडिएट रीडिंग कहते हैं। फिर हम पढ़ने के अमल का तीसरा मरहला जिसको हम एडवांस्ड रीडिंग कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। फिर हम कहानियों के ज़रिए पढ़ना, इस मौजू पर हम बात करेंगे और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम मकासद को देखते हैं। इस यूनिट का मकासद हम जानेंगे। इस यूनिट में हम समझेंगे कि जो बड़ी अहम महारतों को समझेंगे और जानेंगे कि इंग्लिश रीडिंग स्किल्स जो है, इनके बारे में हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जो मॉडर्न क्लास है, मॉडर्न क्लास को समझेंगे, किस तरह से हेटेरोजीनियस आजकल के मॉडर्न क्लासेस होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और रीडिंग प्रोसेस को समझेंगे, उसकी एप्लीकेशन, उसकी रेलेवेंस को हम जानेंगे। फिर हम प्रोसीजरल स्टेप्स ऑफ रीडिंग, यानी रीडिंग के जो स्टेप्स आते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। किस तरह से गुड रीडिंग किसको कहते हैं, गुड रीडिंग स्किल्स किस तरह से डेवलप करने हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और हम इस यूनिट में इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए स्ट्रैटेजीज को पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजीज को जानेंगे, और कुछ गाइडलाइंस जो है रीडिंग के, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप करते हैं, जिसमें कुछ सवाल पूछे जाएंगे। यानी अगर ये यूनिट जो है, ये पूरा रीडिंग पे बेसिस है, तो आप रीडिंग से क्या समझते हैं? आप किस तरीके की रीडिंग आप करते हैं, या क्या आपको रीडिंग पसंद है? अगर पसंद है तो किस तरह से, कौन सी रीडिंग आप किन बुक्स को पढ़ना चाहते हैं? या एक और सवाल है कि आप कितनी बार रीड करते हैं, और कहाँ और कैसे, यानी किन बुक्स को पढ़ते हैं आप, और किन टॉपिक्स में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगज़ीन्स को पढ़ते हैं, नॉवेल्स को पढ़ते हैं, कॉमिक बुक्स को पढ़ते हैं, या क्या आपको इंग्लिश रीडिंग करना पसंद है, यानी इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ना क्या आपको पसंद है, और आप कितनी बार इंग्लिश टेक्स्ट को पढ़ते हैं? क्या आपको रीडिंग करना, यानी इंग्लिश टेक्स्ट के बारे में इंग्लिश रीडिंग करना क्या आपको पसंद है? ये कुछ वार्म अप एक्सरसाइज है जो आप खुद से सवाल कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं जदीद क्लासरूम का माहौल, एक जायजा, यानी जिसको हम कहते हैं मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड ओवरव्यू। तो इसका एक ओवरव्यू हम जानेंगे। तो क्लासरूम आज एक सयाल जगह है, यहाँ तक कि जब आप सभी फासलाती तालीम के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको अपने मुकर्रर करदा मुतालाती मराकज़ में, या इन लाइन प्लेट यानी फॉर्म्स के ज़रिए कुछ लेकर मतलब मिल रहे होंगे, तो बाकायदा या फासलाती तालीम से कतई नज़र, या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस, तो इस तरह का क्लासरूम जो है, ये गैर ममहूरी ज़िंदगी को बरकरार रखने की
साइट नहीं है। तो ये समाजी ताकत को हल करने की जगह नहीं है, और ये मुअल्लिम की ताकत और इल्म की नुमाइश और तरसील की प्लेटफॉर्म नहीं है। ना ये नाइंसाफ़ी, अदम मुसावात और ना हकीकी के मसाइल को हल करने के लिए एक ताकतवर साइड बन गई है। ये सकाफती तौर पर पसमानदा और मुआशी तौर पर महरूम सीखने वालों को गैर जानिबदाराना इल्म के साथ या बाइख्तियार बनाने के लिए एक तकरीबी जगह के तौर पर अक्कासी, तहकीक और तहकीक के अमल को शुरू करने के लिए एक बहुत ही काबिल फहम मैदान के तौर पर तैयार हुआ है। तो ये बुनियादी तौर पर पढ़ने और बहस के ज़रिए हासिल किया जा सकता है, क्योंकि दोनों नुक्ता नज़र की कसरत और बसीरत की कसरत फराहम करते हैं, और आज एक मौसर ज़ुबान की सबक को बुनियादी तौर पर पढ़ने और वजाहत के ज़रिए मवाद ज़ुबान और सकाफ़त को सीखने में ज़म करना चाहिए। तो आज के जो लैंग्वेज क्लासरूम्स हैं, तो उनमें एक मौसर सबक के 5 सीज़ हैं, यानी जिसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, यानी मवाद, कम्युनिकेशन, मवासलात, कॉग्निशन, इदराक, कल्चर, सकाफ़त, कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम ख़याल या सयाक़ भी कहते हैं। तो ये 5 सीज़ हैं जो क्लासरूम लैंग्वेज जो है लैंग्वेज क्लासेस में क्लासरूम्स में देखने को मिलते हैं। 5 सीज़ जो एक माइकल पी ब्रेन जो है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड नेग्लेक्टेड सिचुएशन है। तो उसमें जो ब्रेन है, उन्होंने क्लासरूम सिचुएशंस को दो पर्सपेक्टिव्स से देखा, और उन दो पर्सपेक्टिव्स में ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से जो क्लासरूम आजकल के क्लासरूम्स हैं, किस तरह से ये लैंग्वेज को डेवलप करने में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, या जो उस्ताद क्लासरूम की समाजी हकीकत को ज़ुबान की तालीम के वसाइल के तौर पर किन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूजुअली अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे, जब हम रेगुलर क्लासरूम्स में किस तरह से प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, या जो डिस्टेंस क्लासरूम्स होते हैं जो एक प्लान सेशन के बेसिस पे होते हैं, तो वो एक मतलब लर्निंग के तौर पर हमारी इंटरेक्शन अपने टीचर्स के साथ होती है, बेस्ड ऑन लर्निंग, बेस्ड ऑन टीचिंग, बेस्ड ऑन रीडिंग। इस बेसिस पे हमारी इंटरेक्शन हो पाती हैं अपने टीचर्स से। तो सीखने वालों के समाजी अमल और इनकी इनफराद अमल के दरमियान इनका एक बहुत ही पेचीदा ताल्लुक मौजूद है, यानी एक रिलेशन जो है बिटवीन इन दीज टू पर्सपेक्टिव्स के दरमियान जो ये ताल्लुक है, ये काफ़ी एक इंट्रिकेट सिचुएशन है। तो जो लर्निंग जो होती है, ये या तो सोशल लेवल पे होती है या तो इंडिविजुअल लेवल पे होती है। सोशल लेवल जिसको हम समाजी लेवल जिसको कहते हैं, समाजी सतह, और इंडिविजुअल लेवल जिसको हम इनफरादी सतह कहते हैं, तो ये उस लेवल पे होती है। जब लर्निंग जो है ये यानी समाजी लेवल पे होती है, तो उसको हम इंट्रा साइकोलॉजिकल लेवल भी कहते हैं, या अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे यानी इनफरादी लेवल पे जब ये लर्निंग होती है, तो हम उसको कहते हैं इंट्रा साइकोलॉजिकल लेवल भी उसको कहते हैं। तो इस किस्म के समाजी सकाफती तामिल में पढ़ने या सीखने वाली की नफ्सियाती नुशो-नुमा यानी साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट जो है पर बराह रास्त असर अंदाज होता है, जिससे हर फर्द के सीखने के उनके बेसिस पे मजमूए तौर पर ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है।
तो क्लासरूम सिचुएशन को यूजुअली मेटाफर्स के साथ, बहुत सारे मेटाफर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि क्लासरूम सिचुएशन को यूजुअली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी भी कहा जाता है, या डिस्कोर्स पोडियम भी इसको कहा जाता है, या कोरल गार्डन के साथ भी इसको कंपेयर किया जाता है। यानी इन इश्तिहारों का इस्तेमाल किया जाता है क्लासरूम सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए। हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी की। जो क्लासरूम सिचुएशन है, किस तरह से इसको एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी के साथ इसको कंपेयर किया जाता है, या इस मेटाफर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी जो है, इस वर्ड का इस्तेमाल जो है ये स्टेफन क्रशर ने किया था अपनी एक किताब में, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी में इस टर्म का इस्तेमाल हुआ था। तो ये स्टेफन क्रशर ने इस फ्रेज का इस्तेमाल इस तरह से किया था कि जो क्लासरूम सिचुएशन जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल, एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी के इस सेंस में इस्तेमाल किया था इस टर्म को। एक्चुअली क्लासरूम सिचुएशन जो है वो स्टेफन क्रशर के लिहाज से वो एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी की तरह है, जैसे कि जहाँ पर कुछ वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जिसको मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखा जाता है। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लेक्चर्स को दिया जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आउटकम, वो रिजल्ट होते हैं, जो लर्नर का रिजल्ट जो होता है वो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस तरह से स्टेफन क्रशर ने अपनी किताब में इस तरह इस मेटाफर का इस्तेमाल किया है कि जो क्लासरूम सिचुएशन है उनको एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी के सेंस में इस्तेमाल किया है। तो इसमें जो ट्यूटर्स जो हैं या टीचर्स हम जिनको कहते हैं, कि किस तरह से इनके ऊपर किस तरह से बच्चों को यानी लर्नर्स को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, या लर्नर्स को किस तरह से एनकरेज करते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए और रिसर्च करने के लिए। तो स्टेफन क्रशर ने अपनी किताब, यानी जिसका नाम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी है, इसमें ये सब डिफाइन किया है। और उसके बाद जो क्लासरूम सिचुएशन है उसको दूसरे मेटाफर के साथ कंपेयर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्लासरूम सिचुएशन जो है ये एक डिस्कोर्स पोडियम है। यानी इसमें बोथ टीचर और लर्नर जो है ये दोनों एक्टिव होते हैं, और दोनों काफ़ी एक्टिव होते हैं क्लासरूम के अंदर। और जो इनपुट जो इनका होता है, जो इस सिचुएशन में इनपुट होता है, वो डिस्कशन, रीडिंग के थ्रू टेक्स्ट्स को एक्सप्लोर किया जाता है। तो इस तरह से क्लासरूम सिचुएशंस को इसको डिस्कोर्स पोडियम के साथ कंपेयर किया जाता है, इस मेटाफर के साथ कंपेयर किया जाता है। और एक जो क्लासरूम सिचुएशन है इसको कोरल गार्डन के साथ भी कंपेयर किया जाता है, इस मेटाफर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्चुअली ये जो टर्म है कोरल गार्डन, ये मेलानोव्स्की ने अपनी एक किताब में, जिसका नाम क्लासिकल स्टडीज ऑफ टोरोब रेंड आइलैंड कल्चर्स में, उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने कहा कि जो ये लैंग्वेज क्लासरूम्स होते हैं, ये टीचर का रोल भी और स्टूडेंट का रोल भी बहुत ही अहम है। ये इसमें किस तरह से जो टीचर हैं इनके ऊपर, इनके शोल्डर्स के ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और किस तरह से ये लर्नर को मोटिवेट करते हैं, किस तरह से ये लर्नर को इंस्पायर करते हैं सीखने के लिए, और किस तरह से ये डिपेंडेंट सिचुएशन होती है क्लासरूम के अंदर, और किस तरह से लर्नर्स जो है ये एंगेज्ड रहते हैं क्लासरूम सिचुएशन में, और किस तरह से लर्नर्स को मोटिवेट किया जाता है, एंगेज किया जाता है लर्निंग मटेरियल के थ्रू, रीडिंग के थ्रू। और तो इन तीन मेटाफर्स के साथ यूजुअली जो क्लासरूम सिचुएशन है उनको कंपेयर किया जाता है। तो क्लासरूम सिचुएशंस जो है उनमें कुछ 8 फीचर्स हैं जो यूजुअली क्लासरूम सिचुएशंस में होनी चाहिए और देखने को मिलते हैं, जिसको सबसे पहले हम कहते हैं इंटरैक्टिव, यानी मिलकर काम करना,
या डिफरेंशिएटेड, collective, highly normative, asymmetrical, inherently conservative, jointly constructed, immediately significant. तो इन फीचर्स का क्लासरूम सिचुएशन में होना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी अहम है। तो अपनी तजावीज़ की वज़ाहत के दौरान बरीन क्लास रूम की सूरत हाल की तारीफ़ यानी तारीफ़ इश्तिहारों का शक्ल में बयान करता है, जो ज़ुबान सीखने के मौजूद अमल के अंदर तलाश और इम्तिहान के लिए हिदायत फराहम करा सकता है और इस तरह ज़ुबान के क्लासरूम की अ, थकाफ़त के लिए मुस्तक़बिल की मुमकिना तहकीकात का मशवरा दिया जाता है। अब हम एक और टॉपिक को पढ़ते हैं यानी सब टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स है यानी पढ़ने की महारत को फ़रोग़ देना। तो किस तरह से पढ़ने की महारत को किस तरह से फ़रोग़ दिया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए मोस्टली हम इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो 4 अहम स्किल्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इन 4 चीज़ों का, इन 4 बातों का होना काफ़ी ज़रूरी है, यानी इन 4 चीज़ों को डेवलप होना काफ़ी ज़रूरी है। तो लैंग्वेज जो है एक होलिस्टिक लर्निंग होती है जिसमें एक होलिस्टिक लेवल पे ये इस तरह से लैंग्वेज सीखा जाता है, यानी इसमें 4 चीज़ों पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये 4 चीज़ें काफ़ी अहम है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। और ये चारों चीज़ें जो हैं, ये चारों बातें जो हैं, ये अहम हैं। चारों बातें इक्वली अहम हैं। तो इन किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इन 4 बातों का, इन 4 चीज़ों का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो जब एक लर्नर जो है किसी भी लैंग्वेज को सीखता है, तो जितनी अहम रीडिंग है, उतनी अहम लिसनिंग भी है, उतनी अहम स्पीकिंग भी है और उतनी अहम राइटिंग भी है। और कहा जाता है कि जितना जब राइटिंग अच्छी होती है, जब रीडिंग अच्छी होती है, तो ऑब्वियसली राइटिंग भी अच्छी होती है। और जब लिसनिंग स्किल्स जब लर्नर में अच्छे होते हैं, तो ऑब्वियसली स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो एक लैंग्वेज सीखने के लिए वोकैबुलरी का होना बहुत ही ज़रूरी है। वोकैबुलरी जो है वो लर्नर को अपनी वोकैबुलरी डेवलप करनी चाहिए और अपने स्पीकिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, स्पेलिंग स्किल्स, वोकैबुलरी, राइटिंग स्किल्स इन सबको डेवलप करना ज़रूरी होता है। तो अगर किसी भी लर्नर जो है मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स जो होते हैं, अगर वो इनमें से किसी एक एस्पेक्ट पे ज़्यादा ज़ोर डालते हैं, उस पे ज़्यादा उस पे ज़्यादा काम करते हैं, तो बाकी जो है, बाकी जो पर्सपेक्टिव्स हैं, बाकी एस्पेक्ट्स हैं, तो उनमें भी जो है, उनमें भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तभी हम कह सकते हैं एक लर्नर जो है, ये एक गुड लर्नर है, तभी हम उसको गुड लर्नर कह सकते हैं। खाली एक एस्पेक्ट को देखने से, एक एस्पेक्ट को लर्न करने से एक गुड लर्नर नहीं बन सकता है। तो रीडिंग के सबसे पहले हम रीडिंग की बात करते हैं, तो रीडिंग के भी कुछ उसूल हैं। जो प्रिसिकल लिटरेसी, किस तरह से प्रिसिकल लिटरेसी उसमें मास्टर करना ज़रूरी है। सबसे पहले जब प्रीलिटरेसी स्किल्स में सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उसमें फ़ोनेमिक अवेयरनेस आते हैं, उसमें फ़ोनेमिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उसमें साउंड को लेटर के साथ सिखाया जाता है, मैच करना सिखाया जाता है और जो प्रोनाउंसिएशन उस पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और लॉन्ग और शॉर्ट साउंड्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, इसको सिखाया जाता है। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, इसको सिखाया जाता है। तो ये एक यानी बिगिनर्स के लिए इस तरह से, यानी जिसको हम कहते हैं प्री लिटरेसी स्किल्स,
जो होते हैं वो एक रीडर के इस तरह से होते हैं। तो इसमें ज़्यादा वोकैब्युलरी पे ध्यान दिया जाता है, इस पे लेटर्स पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, इस पे साउंड्स पे फ़नीम्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं अ, उसको ज़्यादा उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है प्री-लिटरेसी स्किल्स में। और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। इसमें खाली एक ही एस्पेक्ट पे ज़ोर नहीं दिया जाता है, बल्कि प्रोनाउंसिएशन पे, वोकैब्युलरी पे, अंडरस्टैंडिंग पे, कॉम्प्रिहेंशन पे, इन सब बातों पे ज़ोर दिया जाता है। एक एक लर्नर को ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और जो एक लर्नर है एक लर्नर को रीडिंग में क्या-क्या अगर कोई यानी बिगिनर है उसको अपनी रीडिंग में क्या-क्या डेवलप करना चाहिए, तो सबसे पहले उनको वोवेल्स और साउंड में फ़र्क करना ज़रूरी है। और वोवेल्स के साथ कौन से लेटर्स मैच होते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ कौन से लेटर्स मैच होते हैं, उनकी एसोसिएशन डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद कॉन्सोनेंट्स किस तरह से कंबाइन होते हैं, कौन से कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो है वो इंग्लिश में कौन से कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होते हैं उसके बारे में जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। और कौन से वॉवल्स किस तरह से किस तरह से कंबाइन होते हैं उनके बारे में जानना और उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। किस तरह से उनकी जो लेटर्स हैं, किन लेटर्स से कौन से साउंड्स जो है आइडेंटिफाई होते हैं। तो बिगिनर्स के लिए ये सब प्रैक्टिस दी जाती है। और कुछ कॉमन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो हर रीडर जो है बिगिनर के लिए वो फेस कर पाता है। तो सबसे पहले चैलेंज ऑफ डिकोडिंग है। यानी जो सबसे पहली मुश्किलात जो है वो है चैलेंज ऑफ डिकोडिंग यानी साबिता कुशाई के चैलेंज यानी डिकोड करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है इनिशियल स्टेज पे। तो इनको इस स्टेज पे ज़्यादा से ज़्यादा साउंड्स और लेटर्स के दरमियान जो है किस तरह से इनको मैच करना है, इनको इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और होमोनियम्स जो हैं किस तरह से होमोनियम्स सिनोनिम एंटोनियम इन सब की जो है इनकी नॉलेज देनी चाहिए। तो किस तरह से एक सेम वर्ड्स जो है वो किस तरह से डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन उनकी होती है और डिफरेंट मीनिंग होता है। या कोई वर्ड जो है उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होती है, उनकी जो स्पेलिंग है वो भी सेम होती है, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो किस तरह से डिफरेंट होता है। तो इनिशियल बिगिनर्स के लिए जो है ये सब सीखने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली डिफ़िकल्टी जो होती है वो चैलेंजेस ऑफ डिकोडिंग होती है। दूसरी होती है इनएडुकेट और फॉल्टी कॉम्प्रिहेंशन यानी नाकाफ़ी या गलत-फ़हम। तो इनिशियल रीडर्स के लिए जो है ये कॉम्प्रिहेंशन में समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है इनिशियल स्टेज पे। तो वो तो बेहतर गाइडेंस ये है कि उनको हर किसी वर्ड पे ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी वर्ड को जो है उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि कुछ रीडिंग ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं स्किपिंग, जिसमें कुछ वर्ड्स को स्किप किया जाता है और उनका वो मीनिंग जो है हर किसी वर्ड का मीनिंग जो है उसको देखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं तो वो उन वर्ड्स का मीनिंग जो है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाता है। तो ये दूसरी मुश्किलात थी। और तीसरी मुश्किलात जो है वो स्पीड है। यानी रीडर्स के लिए जो इनिशियल रीडर्स होते हैं, तो उनके लिए पहली मुश्किलात ये होती है कि वो हर किसी वर्ड को समझते नहीं है या हर किसी वर्ड का मीनिंग उनको पता नहीं होती है, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीड है यानी रफ्तार है, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको जो भी उनके लिए अनफैमिलियर वर्ड्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब्युलरी को डेवलप करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम जो रीडर्स होते हैं, यानी बिगिनर्स होते हैं, उनको हर कोई वर्ड जो है देखने की ज़रूरत नहीं है जब वो रीड करते हैं, लेकिन जब वो कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो विद द कॉन्टेक्स्ट वो उन वर्ड्स को समझ सकते हैं। तो मोस्टली जो है वो प्रॉब्लम जो है वो वोकैब्युलरी की प्रॉब्लम की वजह से जो है स्पीड में फ़र्क आती है, स्पीड में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। और उसके बाद
रीडिंग स्पेलिंग कॉरेस्पोंडेंस, यानी जो इससे पहले हमने बात की होमोनियम्स, यानी जिसमें वर्ड्स, वो वर्ड्स जिनके लेटर्स स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, कभी मीनिंग डिफरेंट होता है, या लेटर्स प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये इंशर रीडर्स के लिए काफ़ी उनको काफ़ी परेशानी कर सकता है ये। तो ये सब मुश्किलात जो हैं ये रीडर्स को आ सकती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रीडिंग टेक्निक्स, जिसको हम कहते हैं पढ़ने की तकनीकों की अ, दर्जाबंदी। तो इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जो रीडिंग जो है इनको अक्सर 3 हिस्सों में इनको तक़सीम किया जाता है। सबसे पहले इसको कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, और दूसरा जो है वो इंटेंसिव रीडिंग होता है, और तीसरा ओरल रीडिंग। तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ये हैबिट यानी रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, या इसमें कोई ओवर फोकस नहीं रहता है, यानी टीचिंग रीडिंग का ओवर फोकस नहीं रहता है। इसमें जो लर्नर्स होते हैं वो अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यानी जो एक्सटेंसिव रीडिंग है ये एक कल्चरल प्रैक्टिस है, ये रीडिंग प्रैक्टिस है जिसको हैबिट के तौर पर इसको इनकलकेट हर कोई यानी अपनी लेवल पे इसको इनकलकेट कर सकता है। और उसके बाद इसके बाद जो दूसरी रीडिंग है वो इंटेंसिव रीडिंग है। इंटेंसिव रीडिंग जो है ये भी एक प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग को रेफर करती है, जिसमें एक इंस्ट्रक्शनल सेटिंग में इस रीडिंग को किया जाता है, यानी किसके प्रेजेंस में इस रीडिंग को किया जाता है। यूजुअली जो हम स्कूल्स में जिस तरह से रीडिंग की जाती है उसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, यानी एक टीचर के प्रेजेंस में जो लर्नर अपनी टेक्स्ट्स को पढ़ते हैं या अपनी रीडिंग को डेवलप करते हैं उसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। ये इंस्ट्रक्शन बेस्ड रीडिंग होती है, और जो लर्नर्स होती है वो अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन के जब इंस्ट्रक्टर वहां पर होता है तो उसके प्रेजेंस में इस रीडिंग को किया जाता है। उसके बाद ऑरल रीडिंग होती है। तो ऑरल रीडिंग जो है ये इसमें बहुत सारे मल्टीपल लर्निंग कॉन्टेक्स्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। स्पेशली ये वो लोग करते हैं जो नॉन नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं, तो उनके लिए ऑरल रीडिंग जो है ये काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। तो ऑरल रीडिंग जो है ये नॉन नेटिव स्पीकर्स, इंग्लिश के नॉन नेटिव स्पीकर्स करते हैं। अब हम बात करते हैं तैयारी की मशक़ें पढ़ना, यानी रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइजेस को हम पढ़ेंगे। यानी जो रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइजेस हैं उसके लिए विजुअल डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है, और ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ही ज़रूरी है, और मेमोरी ट्रेनिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इन 3 बातों को जो है काफ़ी तरजीह दी जाती हैं, यानी रीडिंग रेडीनेस को डेवलप करने के लिए ये 3 एक्सरसाइजेस हैं: विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन और मेमोरी ट्रेनिंग। तो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन यानी इसमें विजुअल डिस्क्रिमिनेशन यानी डायरेक्शंस को सिखाया जाता है, जैसे कि सेम, डिफरेंट, यानी टॉप, बॉटम, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को लेटर्स की जो किस तरह से राइट साइड से जो है राइटिंग स्टार्ट होती है कि लेफ्ट साइड से राइटिंग स्टार्ट होती है। जो डायरेक्शन ऑफ रीडिंग है ये राइट टू लेफ्ट होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। या जो नेम्स होती हैं, नेम्स शेप्स जो होती हैं इंग्लिश की, यानी इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को उनकी जो शेप्स होती है, उनकी जो साइंस है, सिंबल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस की जाती है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। और विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में कैपिटल, स्मॉल लेटर्स, इन सब चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाता है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। उसके बाद ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन जो है, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन इसमें जो एक्सरसाइजेज आती हैं इसमें ज़्यादातर इसमें लिसनिंग प्रैक्टिसेस आती हैं। एक रीडिंग रेडीनेस जो है
वो किस तरह से डेवलप हो जाती हैं अगर लर्नर में ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स डेवलप्ड हो, तो रीडिंग जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है, रीडिंग पे काफ़ी असर इससे आ सकता है। तो लर्नर को ये मतलब इस तरह की प्रैक्टिस दी जाती है कि जो साउंड्स हैं जो अ, काफ़ी सिमिलर हैं, यानी फ़ोनेशन पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है ज और ज़, इनकी डिफरेंस को समझाया जाता है ऑरली, यानी इनकी जो यानी वो प्रोनाउंसिएशन वो वर्ड्स जो यूजुअली प्रोनाउंस होते हैं, मिसरेड किए जाते हैं या मिसस्पेल किए जाते हैं, उन वर्ड्स पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। यानी इसमें ज़्यादा लिसनिंग एक्सरसाइज़ेज़ जो है इसमें वो दी जाती है। और उसके बाद मेमोरी ट्रेनिंग जो है ये मेंटल रिटेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेंटल यानी इसमें मेंटल एक्सरसाइज़ेज़ दी जाती हैं जिसमें लर्नर जो है ये सीख पाता है कि किस तरह से इनको अंडरस्टैंड करना है कि जो उन्होंने पहले सेक्शन में उन्होंने क्या पढ़ा, उनको किस तरह से कॉम्प्रहेंड करना है, उनको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें इस तरीके की प्रैक्टिस दी जाती है। यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किस तरह से एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो कोई भी टेक्स्ट दिया गया है उसको किस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लर्न करना है, या फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें जो मेन पॉइंट्स है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसको उसका जो निचोड़ है उसको किस तरह से समझना। सो इसमें जो है इस सेशन में इस तरीके की एक्सरसाइजेस दी जाती है। इसके बाद पढ़ने का अमल यानी रीडिंग प्रोसेस। तो रीडिंग प्रोसेस इसके अपने स्टेप्स हैं। इसमें 4 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है, और दूसरा रीडिंग, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन टास्क्स, चौथा रिव्यू एंड रिलेटेड एक्सरसाइजेस। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिनको एक रीडर को फॉलो करने की ज़रूरत है, फॉलो करना चाहिए। यानी इंट्रोडक्शन जो है इसमें टेक्स्ट का जो है टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको शॉर्ट में जो पूरे टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा होता है जो इंट्रोडक्शन पार्ट में वो सब इंक्लूड किया जाता है। लेकिन इंट्रोडक्शन में जो ट्यूटर्स जो हैं वो बैकग्राउंड नॉलेज लर्नर को देते हैं। वो इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू वोकैबुलरीज जो इस टेक्स्ट में देखने को मिलेगी, न्यू वोकैबुलरीज या मेन आइडियाज जो इस टेक्स्ट के अंदर है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में इंक्लूड होता है। और उसके बाद रीडिंग जो है इसमें इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है रीडिंग प्रोसेस के अंदर, वो पहला इंट्रोडक्शन था, दूसरा रीडिंग है। यानी रीडिंग में लर्नर को सिखाया जाता है कि हाउ टू रीड अलाउड, हाउ टू how to read in a sequential manner, how to read silently, how to read slowly, how to read fast। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस दी जाती है। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन टास्क्स, यानी इसमें जो रीडर को यानी लर्नर को प्रैक्टिस दी जाती है कि किस तरह से टेक्स्ट में एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो निकालनी पड़ती है, या जो इसमें जो मेन आइडियाज हैं उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। तो कॉम्प्रहेंशन टास्क में इन सब बातों पे जोर दिया जाता है। और आखिरकार जो फोर्थ स्टेप है वो रिव्यू एंड रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं। यानी जो लर्नर जो होता है उनको एक प्रैक्टिस दी जाती है कि किस तरह से टेक्स्ट को समराइज करना है, किस तरह से रिव्यू करना है, किस तरह से स्टाइलिस्टिक एनालिसिस इसका देना है, किस तरह से इस टेक्स्ट को किस तरह से प्रिसाइज करके इसको लिखना है, इसको समेटिव फॉर्म में लिखना है। तो इस तरीके की जो एक्सरसाइजेज हैं रीडिंग प्रोसेस में देखने को मिलती है। और इसमें जो रीडर है उनको कुछ गाइडलाइंस जो है उनको नज़र में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि ट्यूटर को चाहिए कि जो लिसनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको एक किस तरह से लाइन टू लाइन पढ़ने की उनको प्रैक्टिस दी जानी चाहिए, और उनको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उनको किस तरह से हाइलाइट करना सिखाना चाहिए, यानी मेन टेक्स्ट को किस तरह से हाइलाइट करना है, और जो मेन आइडियाज़ हैं उनको किस तरह से हाइलाइट करना है, और किस तरह से और
जो मेन पॉइंट्स हैं उसको बार-बार दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। जो रीडर्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनको जो मेन आइडियाज़ हैं उनको बार-बार दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। और किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, किस तरह से आंसर्स को फ्रेम किया जाता है, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस जो है वो ट्यूटर या इंस्ट्रक्शन रीडर को देता है। अब हम देखते हैं कि पढ़ने के अमल का पहला मरहला यानी इब्तिदाई पढ़ना जिसको हम कहते हैं स्टेजेस ऑन द रीडिंग प्रोसेस यानी एलिमेंट्री रीडिंग। एलिमेंट्री रीडिंग को पढ़ेंगे। जो एलिमेंट्री रीडर्स हैं यानी बिगिनर्स जो हैं वो अ, उनको उनके लिए क्या स्टेप्स हैं, वो किस तरह से जो इससे पहले भी हमने बात की जो बिगिनर्स होते हैं सबसे पहले उनको लेटर्स एंड और साउंड्स जो है उनके दरमियान एसोसिएशन डालने की ज़रूरत होती है। तो इस पे हमने बात की किस तरह से लेटर्स और साउंड्स को एसोसिएट किया जाता है, किस तरह से वर्ड्स को जो फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज दी जाती है, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस हैं, उन पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। पहले सबसे पहले उनको सिखाया जाता है और सिंपल वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस जो हैं, वो किस तरह से ये कंबाइन होते हैं, किस तरह से लेटर्स कंबाइन होते हैं और एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्री रीडर्स हैं, सबसे पहले इन बातों पर फोकस किया जाता है और किस तरह से ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को किस तरह से रीड किया जाता है, किस तरह से वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस को रीड किया जाता है, उनसे एक मीनिंग क्रिएट किया जाता है। तो बिगिनर्स के लिए, एलिमेंट्री रीडर्स के लिए सबसे पहले इन सब बातों की इंस्ट्रक्शन दी जाती है। और जो एक वहाँ जो यानी बैकग्राउंड नॉलेज दी जाती है किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने से पहले उनको एक बैकग्राउंड नॉलेज दी जाती है उनको किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने से पहले उनको उस टेक्स्ट की इंट्रोडक्शन दी जानी पड़ती है या उनमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सब कुछ मेन पॉइंट्स थी जो एलिमेंट्री रीडर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद जो दूसरी स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट रीडिंग। तो ये एक सेकंड स्टेज है रीडिंग की यानी स्टेज 2 ऑफ द रीडिंग प्रोसेस इंटरमीडिएट रीडिंग जिसको हम कहते हैं पढ़ने के अमल का दूसरा मरहला इंटरमीडिएट पढ़ना यानी इंटरमीडिएट रीडिंग। तो इंटरमीडिएट रीडिंग में ज़्यादा इसमें भी जो है लेटर्स एंड वर्ड्स के एसोसिएशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और किस तरह से वर्ड्स मीनिंग वर्ड पे वर्ड्स पे यानी वोकैबुलरी को डेवलप किया जाता है और किस तरह से इनके जो एडिशनल रीडिंग स्किल्स भी इसमें डेवलप किए जाते हैं यानी कॉम्प्रहेंशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इंटरमीडिएट स्टेज पे। कॉम्प्रहेंशन पे, रिटेंशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ग्रामर पे, स्टाइलिस्टिक कन्वेंशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो प्री रीडर को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात कि जो भी टेक्स्ट वो पढ़ते हैं, उनका जो थीम है, उनकी जो हेडिंग है, उसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले टाइटल को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद जो यानी उन वर्ड्स को एनसर्कल करने की ज़रूरत है जो इम्पोर्टेंट हैं सेंटेंसेस में या जो टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है, उनको एनसर्कल करने की ज़रूरत है। और किस तरह से ये जो मेन पॉइंट्स हैं, किस तरह से ये मेन पॉइंट्स जो हैं पूरे टेक्स्ट को किस तरह से पूरे टेक्स्ट में किस तरह से कितना इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत होती है इंटरमीडिएट रीडिंग के अंदर। और रीडर को ये भी समझने की ज़रूरत है क्या वो फ़िक्शनल रीडिंग पढ़ रहे हैं कि नॉन फ़िक्शनल रीडिंग, उनको उनके दरमियान जो फ़र्क है उसको समझने की ज़रूरत है। और लर्नर को ये भी जानने की ज़रूरत है क्या वो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं या प्लेजर हासिल करने के लिए यानी एक टाइप ऑफ रीडिंग जो है वो प्लेजर सॉर्ट ऑफ प्लेजर जो क्रिएट करता है यानी नॉवेल्स यूजुअली जो नॉन फिक्शनल स्टोरीज हम पढ़ते हैं वो एक प्लेजर के बेसिस पे यूजुअली पढ़ी जाती है। तो एक रीडर को लर्नर को ये समझने की ज़रूरत है क्या वो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए कोई किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहा है या किसी भी नॉवल को पढ़ रहा है या प्लेजर हासिल करने के लिए।
तो या किसी भी जिस टॉपिक पे वो या किसी आर्टिकल को पढ़ रहा है उसको उस टॉपिक पे उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है, तो ये सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके बाद स्टेज 3 यानी पढ़ने के अमल का तीसरा मरहला जिसको हम एडवांस्ड रीडिंग कहते हैं। तो एडवांस्ड रीडर्स जो हैं वो एडवांस्ड रीडिंग के मैं उनको लेटर साउंड की एसोसिएशन नहीं दी जाती है। मैं लेटर साउंड के बारे में नहीं सिखाया जाता है जो ऑलरेडी एडवांस्ड ये इस एडवांस्ड स्टेज पे आ जाता है कि उनको जो मीन्स उन्होंने वो कवर अप किया होता है, उन्होंने ऑलरेडी वो सीखा हुआ होता है अपनी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में। तो यहाँ पर जो एडवांस्ड रीडिंग होती है, एडवांस्ड रीडिंग जो है ये इसमें जो रीडर्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उसमें फ्लुएंसी पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, इस पे मोर फ्लुएंट होने की कोशिश करते हैं और जो किसी भी टेक्स्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं और जो एक्सटेंसिव रीडिंग इसमें एक्सटेंसिव रीडिंग की जाती है इसमें इसमें इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए रीडिंग की जाती है इसमें या अपने प्लेजर डेवलप के लिए इस रीडिंग को किया जाता है, तो ये एडवांस्ड रीडर ही कर सकते हैं। एडवांस्ड रीडर में हाई वोकैबुलरी होती है, एडवांस्ड रीडर में ग्रामेटिकल नॉलेज भी होती है। एडवांस्ड रीडर में जो है जो बेसिक जो बातें थी वो ऑलरेडी क्लियर हुई होती है और उन्होंने ऑलरेडी सीखी हुई होती है जो बिगिनर्स एलिमेंट्री लेवल और इंटरमीडिएट लेवल पे उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ इन सब चीज़ों का एक्सपोजर किया हुआ होता है। तो एडवांस्ड रीडर्स जो हैं हमको नहीं कह सकते हैं कि एक नेटिव लाइक स्पीकर्स होते हैं, नेटिव लाइक रीडर्स होते हैं, लेकिन ये काफ़ी एडवांस्ड होते हैं, काफ़ी डेवलप्ड रीडिंग जो है उनकी इस स्टेज पे हुई होती है। तो ये जो रीडर्स होते हैं ये ऑन द बेस ऑफ ये किसी टेक्स्ट का क्रिटिसिज्म भी दे सकते हैं, ये एनालिसिस के तौर पे भी इसको रीड कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल ओपिनियन देने के लिए भी टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। तो इस तरह की रीडिंग जो है जो एडवांस्ड रीडर होते हैं तो उनका जो उनकी जो स्किल्स हैं वो काफ़ी डेवलप्ड होते हैं, उनकी जो रीडिंग स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, स्पीड वो काफ़ी एडवांस्ड होती है। उसके बाद पढ़ने का कहानियों के ज़रिए पढ़ना यानी रीडिंग थ्रू स्टोरीज़ यानी जब रीडर्स जो हैं जब उन्होंने एलिमेंट्री लेवल को पास किया हुआ होता है या रीडिंग इंटरमीडिएट लेवल को पास किया हुआ होता है तो उसके बाद वो एडवांस्ड रीडिंग में आते हैं। तो एडवांस्ड रीडिंग में आकर वो स्टोरीज को पढ़ने लगते हैं, लेंथी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज, लॉन्ग स्टोरीज, लेसन्स को पढ़ते हैं, एसेज, आर्टिकल्स, इन सब को पढ़ने के शौकीन रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो रीडर होता है उनको हर किसी वर्ड पे, इंडिविजुअल वर्ड पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब ये एडवांस स्टेज में आ जाता है तो वो कॉन्टेक्स्ट को समझकर वोकैबुलरी को भी समझता है। अगर कोई भी डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी होती है तो उन जो उस वोकैबुलरीज़ हैं उनको समझता है, वो उनको कॉन्टेक्स्ट के बेस पे उसकी जो प्रैक्टिस हो जाती है। तो जो शॉर्ट स्टोरीज़ जब वो पढ़ते हैं तो उनमें काफ़ी डेवलपमेंट आ जाती है। वो समझ पाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वोकैबुलरी समझ पाते हैं, सिंपलिसिटी ऑफ लैंग्वेज को जानते हैं या यानी आर्किक टर्म्स कौन है या न्यू टर्म्स कौन है, डिफ़िकल्ट यानी सिनोनिम कौन है, एंटोनियम कौन है, इन सब चीज़ों को वो समझते हैं। और कौन से जो बुक्स है वो उनके मिज़ाज के ऊपर है यानी किन बुक्स को पढ़ने की उन्हें ज़रूरत है, उन बातों को वो समझते हैं और किस बात पे वो डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक एडवांस्ड रीडर ही कर सकता है। जब इस एडवांस्ड स्टेज में आ जाते हैं तो इस तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो इस यूनिट में हमने देखा कि जो क्लासरूम सेटिंग्स होती हैं उनका क्या रोल होता है लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, किस तरह से जो रीडिंग के लेवल्स क्या होती हैं, रीडिंग की स्टेजेस क्या होती हैं, किस तरह से जो रीडिंग है किस तरह से डेवलप होती है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा और किस तरह से प्री स्किल्स क्या होती हैं, इंटरमीडिएट स्किल्स क्या होते हैं और एडवांस्ड स्किल्स क्या होती हैं, किस तरह से लर्नर्स में किस तरह से चेंज आ जाती है। तो इन बातों के बारे में हमने जाना और एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग और ऑरल रीडिंग ये किसको कहते हैं और जो 4 प्रोसीजर्स हैं रीडिंग के,
इसके बारे में भी हमने इस यूनिट में जाना। अब हम बात करते हैं डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स यानी पढ़ने की महारत को फ़रोग़ देना। तो इस यूनिट का साक़त जो है कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर इस यूनिट का तारुफ़ देते हैं, फिर पढ़ने की इक़साम इस पर बात करते हैं, मुताला पढ़ना, तेज़ी से पढ़ना और आखिरकार इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं यानी ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। इस यूनिट में हम समझेंगे कि जो गुड रीडर है, उसकी जो स्किल्स हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है, यानी स्किल्स ऑफ गुड रीडर को हम जानेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग को हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ को हम जानेंगे और किस तरह से रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो है रीडिंग स्किल्स को किस तरह से डेवलप करना है, इनके बारे में हम जानेंगे और वो कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनसे हम हमारी जो रीडिंग है वो किस तरह से इम्प्रूव हो जाएगी और किस तरह से हम फास्ट रीडर बनेंगे। तो इस बारे में इस यूनिट में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के तारुफ़ के बारे में हम जानेंगे यानी इंट्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे। जैसे रीडिंग जो है ये एक मल्टीफैसेटेड कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी ये एक ऐसी कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल होता है। इसमें किस तरह से जो रीडर है वो डिकोड कर पाता है, वो रिटन वर्ड्स को समझ पाता है, वो मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाता है, वो इस टेक्स्ट को कॉम्प्रहेंड करने की कॉम्प्रहेंड कर पाता है। तो जो ये रीडिंग है ये एक मल्टीफैसेटेड कॉग्निटिव प्रोसेस है और इसमें वर्ड रिकॉग्निशन आता है, इसमें लैंग्वेज प्रोसेस आता है, इसमें कॉम्प्रहेंशन आता है, इसमें फ्लुएंसी आती है। तो एक रीडर जो है ये सब चीज़ें इसमें डेवलप होती हैं जब वो रीडिंग स्टेज में आ जाता है, जब वो रीडिंग प्रोसेस में आता है तो ये सब ये सब एस्पेक्ट जो है इसमें डेवलप हो जाते हैं। तो जैसे कि हम रीडिंग जो है ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो रीडिंग है ये खाली क्लासरूम सिचुएशंस में हो सकती है। रीडिंग जो है ये हम एक एवरीडे सिचुएशन में देखने को मिलता है, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। यानी अगर हम किसी नोटिस बोर्ड को देखते हैं, नोटिस बोर्ड पे इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, उस पे क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है या एडवर्टाइज़मेंट में या जॉब वैकेंसी के लिए अगर हम न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं, एडवर्टाइज़मेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर रीड करने की ज़रूरत है। तो किस तरह से हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है रीडिंग प्रोसेस जो है ये शामिल होती है। इसका जो होना है ये यूजुअली जो ये खाली हम ऐसे नहीं कह सकते जो रीडिंग है, रीडिंग स्किल्स को डेवलप हम क्लासरूम में ही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आउटसाइड द क्लासरूम में भी रीडिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और रीडिंग जो है ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें इस्तेमाल होता है और जो बहुत सारे रीडिंग मटेरियल्स हैं जैसे कि लिटरेसी टेक्स्ट्स जिनमें नॉवेल्स आती हैं, शॉर्ट स्टोरीज आती हैं, प्लेज आती हैं, एसेज, डायरीज, बायोग्राफीज। तो इन लिटरेसी टेक्स्ट्स में ये सब शामिल हैं। और उसके बाद टेक्स्ट फॉर कम्युनिकेशन जिसमें यानी ईमेल्स, मैसेज, लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, टेलीग्राम्स ये सब इंक्लूड होता है। उसके बाद हम जो रीडिंग मटेरियल है वो है बिजनेस और वर्क रिलेटेड टेक्स्ट्स, यानी फॉर्म्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, कैटलॉग हैं, रिपोर्ट्स हैं, रिव्यूज हैं और मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं, इन सब में शामिल होता है। या मीडिया रिलेटेड टेक्स्ट भी होता है जैसे कि मैगजीन है, ऑनलाइन आर्टिकल है, ब्लॉग्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं। तो ये भी एक टाइप की रीडिंग होती है। और उसके बाद ग्राफिक टेक्स्ट्स यानी कॉमिक स्ट्रिप्स हैं, पोस्टर्स हैं, वार्निंग्स हैं, रोड साइंस हैं, मैप्स हैं। तो ये भी रीडिंग में इंक्लूड होते हैं। ये भी रीडिंग एज अ रीडिंग मटेरियल भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स हैं जिसमें हैंड बुक्स आती हैं, गाइड बुक्स आती हैं, डिक्शनरीज आती हैं, फ्रेज बुक्स आती हैं। और इसके अलावा बहुत रीडिंग मटेरियल भी हैं जैसे कि रेसिपीज, मेन्यूज, प्राइस लिस्ट, बहुत सारी
ये भी रीडिंग मटेरियल में इंक्लूड होता है, यानी शामिल होता है। तो ग्लोबल अप्रोच जो रीडिंग है, वो है कि सबसे पहला कि एक लेआउट को स्टडी करने की ज़रूरत होती है। स्टडी द लेआउट यानी टाइटल, लेंथ, पिक्चर, टाइपफेस जो है टेक्स्ट का, उसको समझने की ज़रूरत होती है। और उसके बाद हाइपोथेसिस जो है इस टेक्स्ट का, या मेन कॉन्टेक्स्ट है, या ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये किसके बेसिस पे या इसका जो बैकग्राउंड है उसको समझने की ज़रूरत होती है। या दूसरे तीसरी बात होती है कंफर्मिंग द हाइपोथेसिस, या हाइपोथेसिस को किस तरह से कंफर्म करना है, रीडिंग मटेरियल को किस तरह से पढ़ना है, कौन सा टाइप ऑफ रीडिंग मटेरियल है। तो एक रीडर को ये सब जानने की ज़रूरत होती है। और या जो सेकंड यानी क्या वो किस तरह की रीडिंग करना पसंद है, या किसी टेक्स्ट को कोई रीडर जो है किसी टेक्स्ट को पढ़ रहा है, वो किस तरह वो किस टाइप की जो है रीडिंग कर रहा है, क्या वो स्किमिंग कर रहा है, क्या वो स्कैनिंग कर रहा है। तो देयर आर इसमें जो रीडिंग है वो बहुत सारी टाइप्स की होती है। तो ये रीडर के जो मिजाज पे डिपेंड है वो किस तरह से रीडिंग करना चाहता है। तो जब वो एडवांस्ड रीडिंग में आ जाता है तो ये सब रीडिंग जो है ये यानी स्कैनिंग, स्किमिंग ये देखने को मिलती है। ये इस तरीके की रीडिंग जो है ये इनिशियल स्टेज यानी एलिमेंट्री लेवल पे इस तरह की रीडिंग को हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पढ़ने के एग्ज़ाम यानी टाइप्स ऑफ रीडिंग, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रीडिंग जो है ये रीडिंग फॉर प्लेजर, टाइप्स ऑफ रीडिंग में सबसे पहला जो टाइप है वो है रीडिंग फॉर प्लेजर, यानी जो अ, अपने प्लेजर के लिए जो है रीड किया जाता है। तो जो रीडर्स होते हैं वो प्लेजर हासिल करने के लिए रीड करते हैं, ना कि कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, या कोई नॉलेज किसी इवेंट के बारे में जानने के लिए इस तरह से नहीं यूज़ करता है, बल्कि वो प्लेजर हासिल करने के लिए वो एज़ अ हैबिट वो डेवलप होता है। तो इस तरह से इस तरह की रीडिंग भी होती है। और एक रीडिंग होती है रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए भी रीडिंग की जाती है। यानी मेन इन्फॉर्मेशन इसमें जो यानी कोई टेक्स्ट है जो रिलेटेड है किसी वर्क प्लेस के बारे में, और जब वो बंदा उस वर्क प्लेस के बारे में जानना चाहता है तो उस टेक्स्ट को पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो कुछ जो रीडिंग होती है वो प्लेजर हासिल करने के लिए, और कुछ रीडिंग जो होती है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए की जाती है। यानी जो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए की जाती है उसमें समराइजिंग किया जाता है, उसमें डिस्कस किया जाता है, मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है, क्वेश्चन आंसर सेशन हेल्ड किया जाता है। यूजुअली जो क्लासरूम्स में होती है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो रीडिंग की जाती है। और जो सेल्फ स्टडी होती है यूजुअली वो प्लेजर डेवलप करने के लिए की जाती है, या अपने जो ग्रामेटिकल नॉलेज को डेवलप करने के लिए भी रीडिंग फॉर प्लेजर किया जाता है। यानी प्लेजर के लिए इस तरह जब हम रीडिंग फॉर प्लेजर की जाती है तो उसमें स्पेलिंग्स भी डेवलप होती है, वोकैबुलरी भी डेवलप होती है। इसमें खाली एज अ सॉर्ट ऑफ प्लेजर के लिए रीड नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाते हैं, ग्रेजुअली ये सब डेवलप हो जाता है। और कुछ रीडर्स जो है उनका जो प्रॉपर गोल होता है कुछ इन्फॉर्मेशन इस टेक्स्ट से कुछ मेन इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, तो वो जो है वो उस टाइप की रीडिंग को हम कहते हैं रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद जो है मेन टेक्निक्स जो है रीडिंग के वो है स्किमिंग, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की, और उसके बाद स्कैनिंग, स्किमिंग है। तो इस तरह की रीडिंग भी की जाती है। या और एक टाइप्स ऑफ रीडिंग देखने को मिलते हैं वो हम आगे इसके बाद हम जानेंगे। स्किमिंग में जो इस तरह की रीडिंग जो की जाती है इसमें खाली जो जिस्ट होता है इस टेक्स्ट का उसको हासिल किया जाता है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। और किस तरह से जो राइटर्स होते हैं उन्होंने किसी टेक्स्ट के अंदर किस तरह से किसी इंफॉर्मेशन को किस तरह से ना ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा है, किस तरह से सीक्वेंशियल मैनर में उसको रखा गया है। तो वो हासिल करने के लिए हम स्किमिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं स्किमिंग टू गेट द जिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी मेन पॉइंट्स को जानने के लिए, या मेन जो इस टेक्स्ट का जो मेन आइडिया है उसको हासिल करने के लिए इस तरह की रीडिंग की जाती है, जिसको हम स्किमिंग कहते हैं। उसके बाद एक और टाइप ऑफ रीडिंग है जिसको हम स्कैनिंग कहते हैं। तो स्कैनिंग में क्या होता है कि
स्कैनिंग में कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए जब रीड किया जाता है, यानी जैसे कि कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा जाता है, या नेम्स को देखा जाता है, या डेट्स को जाना जाता है, तो इस तरह की रीडिंग, यानी उसमें जो फोकस रहता है वो कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए होता है, उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। तो इस तरह की रीडिंग को स्कैनिंग कहते हैं, और पहली वाली रीडिंग को स्किमिंग कहते हैं, जिसमें हम जिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। और एक टाइप ऑफ रीडिंग है जिसको हम इंटेंसिव रीडिंग है कहते हैं, और दूसरा एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में हमने इससे पहले भी बात की, पिछले यूनिट में इसको डिस्कस किया। जो इंटेंसिव रीडिंग है, इसमें जो यानी टेक्स्ट को रीड किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए रीड किया जाता है, या इसमें इसको इंटेंसिव रीडिंग को अक्सर गाइडेंस के अंदर, यानी टीचर के प्रेजेंस में, इंस्ट्रक्टर के प्रेजेंस में इसको किया जाता है, या कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए किया जाता है, कुछ टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर को नज़र में रखकर इस तरह की रीडिंग की जाती है। जैसे कि स्कूल क्लासरूम्स में, स्कूल्स में बच्चों के साथ जो बच्चे जो जिस तरह से रीड करते हैं, किसी टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, एक इंस्ट्रक्टर की प्रेजेंस में वो रीड करते हैं, तो उसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग में इसमें लॉजिकल डेवलपमेंट हो जाती है, यानी लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज हो जाते हैं, या किस तरह से आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना है, ये सब रीडर्स इसमें सीखते हैं। या राइटिंग स्टाइल जो है, राइटिंग स्टाइल भी इसमें रीडर्स सीख पाते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी इसमें इम्प्रूव हो जाती है। और उसके बाद जो है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है यानी लॉन्ग टेक्स्ट्स को रीड करना, या यूजुअली फॉर वंस ओन प्लेजर के लिए इस तरीके के टेक्स्ट को रीड किया जाता है, या अपने आप को ट्रेन करने के लिए इस तरीके के टेक्स्ट, इस तरीके की रीडिंग की जाती है, फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए, वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए। लेकिन इसमें टीचर की प्रेजेंस नहीं होती है एक्सटेंसिव रीडिंग में, ये टीचर के एब्सेंस में होता है, यानी ये इंडिविजुअल बेसिस पे की जाती है। इसमें वोकैबुलरी डेवलप होती है, इसमें ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस डेवलप होती हैं, यानी जो इसमें जो रीडर है वो अपनी जो रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग करता है, वो नॉवेल्स को पढ़ता है, वो लॉन्ग टेक्स्ट्स को पढ़ता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं स्टडीइंग रीडिंग, यानी मुताला पढ़ना, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। जैसे कि हमने इससे पहले भी बात की कि हम जब पढ़ते हैं, या पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो रीडर जो है या ये स्किमिंग कर सकता है, स्कैनिंग करता है, जूमिंग करता है, इस तरीके की रीडिंग देखने को मिलती है। आपका शुक्रिया।